दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जिस तरह आपकी कार को हर 5000 किलोमीटर के बाद एक डीप सर्विसिंग की ज़रूरत होती है, ठीक उसी तरह हमारे शरीर को भी इंटरनल ओवरहीलिंग की ज़रूरत होती है। आज सोशल मीडिया में हर दूसरा इन्फ्लुएंसर जो है वो बॉडी डिटॉक्स और ग्रीन जूस और डिटॉक्स टी की बात कर रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज से 5000 साल पहले हमारे ऋषियों ने दुनिया का सबसे वैज्ञानिक और डीप सेल्यूलर डिटॉक्स प्रोसेस खोज लिया था, जिसे हम कहते हैं पंचकर्म। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे वेलनेस पॉडकास्ट के इस बेहद ही खास एपिसोड में। और आपके साथ मैं हूं आपकी वेलनेस कोच नेहा पांडे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होते हैं आयुर्वेद के जाने माने एक्सपर्ट डॉक्टर विकास मटलोटिया जी। डॉक्टर साहब का भी बहुत बहुत स्वागत करेंगे, लेकिन उससे पहले व्यूअर्स मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल वेलनेस पॉडकास्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर से सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर बिल्कुल करें, और बेल आइकॉन के नोटिफिकेशन के बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम डॉक्टर साहब का वेलकम करेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के खास एपिसोड में, क्योंकि आज हम बात करेंगे पंचकर्म पे, जो कि बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है और बहुत ही मेरा भी वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है। नमस्कार नेहा जी। और आज मैं अपने वेलनेस पॉडकास्ट के सभी दर्शकों को हमारे इस खास एपिसोड में हार्दिक स्वागत करता हूं, सबको सादर वंदन करता हूं। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो सिर्फ एक थेरेपी नहीं है, बल्कि मानव शरीर को रिबूट करने की एक कंप्लीट साइंस है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे जाने माने टॉपिक जिसकी हर जगह पूरे विश्व में चर्चा है। जी हाँ, पंचकर्म की। क्या होता है ये पंचकर्म? और दोस्तों, आने वाले जो हैं दिनों में हम लगभग 30 से 40 एपिसोड पंचकर्म के ऊपर लाने वाले हैं, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आप तक तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। क्योंकि जानकारी जो हो ना, वो असली हो, वो ऑथेंटिक हो, वो साइंटिफिक हो, वो शास्त्रों में वर्णित हो, हर कुछ भी सेहत के लिए नुकसानदेह होता है। इसलिए दोस्तों, बिना समय गवाए हुए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। तो साहब, आज का जो एपिसोड है वो बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। लेकिन चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मेरे मन में जो है एक बुनियादी सवाल आ रहा है, वो ये कि आजकल लोग योगा कर रहे हैं। जैसे कि आज जिस दिन हम पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज भी वर्ल्ड योगा डे है, 21 जून है आज। तो आज वर्ल्ड योगा डे होता है। लोग इतने ज्यादा अवेयर हो गए हैं, हर दूसरा बंदा योगा कर रहा है, वो अच्छे डाइट ले रहे हैं, लोग जिम भी जा रहे हैं। तो फिर ये जो अलग से डिटॉक्स या फिर पंचकर्म की जरूरत ही क्यों पड़ी हमारी बॉडी को? हमारा शरीर खुद की सफाई क्यों नहीं कर रहा है? बिल्कुल नेहा जी, ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण सवाल आज आपने मेरे से पूछा है, और इसका जवाब भी नेहा जी आपके पास ही है। जरा आप सोचिए, हमारा जो पूरा दिन है वो कैसा होता है। हम सुबह से लेकर रात तक क्या खा रहे हैं, कैसा जीवन जी रहे हैं। जब आप इसके बारे में सोचेंगे तो आपके सवाल का जवाब आपको खुद ही मिल जाएगा। आप सोचिए, जब आप सुबह उठते हैं तो जो आप टूथपेस्ट यूज करते हैं वो कैसा है? उसके अंदर केमिकल्स हैं, उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स हैं। फिर आप खाना बनाने के लिए किचन के अंदर जाते हैं तो आपके मसाले, ऐसा मुझे एक मसाला बता दीजिए जिसके अंदर प्रिजर्वेटिव ना हो। अगर आप घर का आप यूज कर रहे हैं तब तो बात अलग है, लेकिन मोस्टली 80 से 90% लोग जो हैं वो बाहर के मसाले यूज कर रहे हैं, बाहर की खाने की चीजें यूज कर रहे हैं, चाहे वो चावल है, चाहे वो पैकेट वाला मसाला है। जी बिल्कुल। तो उन सब में प्रिजर्वेटिव्स पड़े हुए हैं। इसके बाद में हम सब्जियों की बात करते हैं। जब हम सब्जी बना रहे हैं, है ना, उनके अंदर केमिकल्स हैं। हम जो फल अपने बच्चों को परोस रहे हैं, अपने बूढ़ों को दे रहे हैं, अपने परिवार वालों को दे रहे हैं, ये सोच के कि हम उनको एक न्यूट्रिशनल डाइट दे रहे हैं, लेकिन क्या दे रहे हैं हम? केमिकल से भरा हुआ बाउल। तो आप सोचिए, जो हम मिठाइयां बाजार में लेने जा रहे हैं, क्या उनमें मिलावट नहीं है? जो दूध हम तक आ रहा है, क्या वो
प्लास्टिक की पन्नियों में नहीं आ रहा है। और आप सोचिए, आपको हैरानी होगी, आपने सुना भी होगा, जो पनीर अब मार्केट में मिल रहा है वो भी किस तरह से मिलावटी आ रहा है। तो आप खुद सोचिए, किचन में से लेकर हमारे दिनचर्या तक ऐसी कौन सी चीज है जिसके अंदर टॉक्सिन्स नहीं है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही बात, 100% आपने बिल्कुल सही बात कही। हम चाह कर भी लेकिन इससे बच नहीं पाएंगे डॉक्टर साहब। अगर हम करें तो क्या करें, क्योंकि हम घर में, आपने मसालों की बात करी है, तो पहले के जमाने में खल और वो मूसर होता था जिससे कि लोग घर में ही मसाला कूट लिया करती थी घर की महिलाएं। अब आजकल लोग पैकेट वाले मसाले यूज कर रहे हैं। तो अगर ठीक है, फिर भी अगर बहुत महिलाओं को अगर अवेयर किया जाए तो वो अवेयर होकर घर में मसाले बनाने भी लगेंगे। लेकिन जैसा कि आपने बात की, दूध है, पनीर है, वो तो हमें बाहर से ही मंगवाने पड़ेंगे ना, तो चाह कर भी हम इससे बच नहीं पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल नेहा जी, हम और अगर डीप पे जाएं तो जो सुबह हम शैम्पू यूज कर रहे हैं, हम साबुन यूज कर रहे हैं, वो सारे केमिकल से भरे हुए हैं। हम जो बाजार से खाना, जो हम जितना भी हम फूड बाहर से ला रहे हैं, दालें ला रहे हैं, चावल ला रहे हैं, कुछ भी ला रहे हैं, और उसको हम स्टोर किस में कर रहे हैं? प्लास्टिक के डिब्बों में स्टोर कर रहे हैं। फ्रिज के अंदर जो हम अपना जो पानी पी रहे हैं, पानी की जो बोतल्स हैं, वो कैसी हैं? प्लास्टिक की जो है बोतल्स हैं। इवन मैंने पहले बताया कि जो दूध आ रहा है वो किस में आ रहा है? प्लास्टिक की पन्नियों में आ रहा है। इससे भी आगे हम चलें तो आप खेतों में चले जाइए, आज चावल, अनाज जो भी उगाया जा रहा है, क्या उसके अंदर यूरिया यूज नहीं हो रहा है? क्या उसके अंदर हार्मफुल पेस्टिसाइड्स यूज नहीं हो रहे हैं? तो हम जो भी हम खा रहे हैं, जो भी हम पी रहे हैं, पानी में आप देख लीजिए, आज पानी के अंदर हैवी मेटल्स मिल रहे हैं, केमिकल्स घुले हुए मिल रहे हैं, है ना। और तो और नेहा जी, मैं आपको चौंकाने वाली बात बताऊं, जो आज जो रजाइयां या कंबल्स, ब्लैंकेट जो हम ओढ़ रहे हैं, वो किसकी बनी हुई है? वो हमारी पॉलिस्टर की बनी हुई है। और उसको हम बिल्कुल मुलायम जो जान के उनको हम ओढ़ रहे हैं, बच्चों को लपेट लपेट के उसके अंदर रख रहे हैं, और उसके अंदर जो माइक्रोफाइबर्स हैं वो सांस के माध्यम से, या आपने देखा होगा बच्चे तो मुंह में डाल लेते हैं उनको, तो उनके खाने के माध्यम से शरीर में जा रहा है। और फिर हम पूछ रहे हैं हमारे बच्चे को बीमारियां क्यों हो रही हैं, हमारे बच्चे को अस्थमा क्यों हो जा रहा है, हमारे बच्चे को का इम्यून सिस्टम वीक क्यों हो जा रहा है। तो जाने अनजाने में ना, हम अपने खाने में, हम अपनी चीजों में, हम बिल्कुल टॉक्सिन से घिर चुके हैं। हम चाह के भी ये जो अल्टरनेशन वाली दुनिया है ना, इससे हम बाहर नहीं निकल सकते। ये टॉक्सिन्स जाने अनजाने में हमारे शरीर में रोज जा रहे हैं नेहा जी। तो मतलब ये टॉक्सिन्स शरीर के अंदर अगर जा रहे हैं तो कहीं तो जमा हो रहे होंगे, तो कहीं तो नुकसान कर रहे होंगे। और जब ये हमारे शरीर में जाते हैं, और ये जब हमारे जो सेल होता है, क्योंकि हमारे शरीर के जो सबसे छोटी जो इकाई है वो सेल होती है, और जब वो सेल तक चले जाते हैं तो वो हमारे जो बायोलॉजिकल सिस्टम है वो इस तरह से डिस्टर्ब कर देते हैं, इस तरह से गड़बड़ कर देते हैं कि हमें ऑटोइम्यून बीमारियां हो रही हैं, हमें डायबिटीज होती जा रही है, हमें बीपी होती जा रही है, हमें किडनी फेलियर होता जा रहा है, और हम तमाम खतरनाक बीमारियों से गिरते जा रहे हैं। भले ही मेडिकल साइंस ने आज बहुत ही तरक्की कर ली है, लेकिन आप मुझे बताइए, क्या बीमारियां कम हुई हैं? बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। उसी का कारण है ये टॉक्सिन्स। और इन टॉक्सिन्स को शरीर से निकालने के लिए सिर्फ एक ही माध्यम है, और वो है पंचकर्म, जिसे आयुर्वेद में शोधन चिकित्सा के नाम से जाना जाता है। लेकिन मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं नेहा जी, ये जो टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए आज डिटॉक्स नाम का शब्द यूज हो रहा है, या डिफरेंट तरह के शब्द आज के मार्केट में यूज हो रहे हैं, तो वो पंचकर्म या वो शोधन चिकित्सा नहीं है। मात्र सिर के ऊपर तेल गिरा देना, सिरोधारा कर देना, शरीर की मालिश कर देना या स्टीम ले लेना, ये पंचकर्म नहीं है। ये हमारे सेलुलर लेवल तक कभी शुद्धि नहीं कर सकता। इसलिए आज के टाइम में शरीर के टॉक्सिन्स को सेल से बाहर निकालने के लिए कोई एक कारगर अगर कोई चीज है तो वो पंचकर्म है। और ये ऋषि मुनियों की घोर रिसर्च और उनका इतना तप है
कि हमें ये चीज़ें मिली हुई हैं और हमें इसका फ़ायदा लेना चाहिए। तो मेरी हमारे सारे व्यूअर्स से, हमारे सारे दर्शकों से, मेरे देश के आवाम से ये विनती है कि वो साल में 2 बार अगर संभव हो तो अपना पंचकर्म कराएं। अगर वो 2 बार नहीं करा सकते हैं तो 1 बार अगर आप अपना पंचकर्म करवा के देखेंगे तो आप पूरा साल जो है वो एनर्जी से पूर्ण रहेंगे। जी नेहा जी, तो ये आपका जो आपने मेरे से पहला सवाल पूछा कि क्यों हमें जो है वो पंचकर्म की ज़रूरत है, तो जितने भी टॉक्सिन्स हम पूरे दिन में शरीर के अंदर डाल रहे हैं उनको बाहर निकालने के लिए, उनको शरीर से एलिमिनेट करने के लिए पंचकर्म की, शोधन की ज़रूरत आज के युग में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर साहब, आपकी बातों ने तो मुझे बिल्कुल अंदर तक झकझोर दिया है। मैं तो ये समझती थी कि मैं अच्छी डाइट ले रही हूँ, मैं तो खाना तो नॉर्मली खा रही हूँ। नेहा जी, जब आप खाना बना रहे हैं तो जो खाना आप ला रहे हैं, जिनके अंदर आप बना रहे हैं, है ना, जो आज नॉन स्टिक फ्राई पैन्स हैं या जो बर्तन हैं वो कोटेड हैं और उनसे भी कैंसर हो रहा है। तो इन टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए कोई तो तरीका चाहिए, तो इसलिए शोधन की बहुत ही ज्यादा जरूरत है नेहा जी। हाँ, तो डॉक्टर साहब, अब समझ में आया कि जो पंचकर्म है वो लोग ऐसे महज बोल देते हैं कि वीक में या फिर मंथली खुद को रिजुविनेट करने के लिए स्पा टाइप लोगों ने ज्यादा इसको बना दिया है कि लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए हम चले जाएं, पंचकर्म करवा लें। वो नहीं है, बल्कि वो हमारे जिंदा रहने की जो अंदरूनी जो जरूरत है वो है। तो क्या डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहूंगी कि पंचकर्मा की वैज्ञानिक परिभाषा क्या है? आप इसे अपने शब्दों में कैसे परिभाषित करेंगे? जी नेहा जी, परिभाषा के ऊपर जाने से पहले मैं आपसे ही पूछना चाहूँगा कि जो चीज़ें मैंने आपको बताई, तो आप खुद बताइए कि हम कितने टॉक्सिन से घिरे हुए हैं, और क्या आप अब अपना साल में 1 बार या 2 बार पंचकर्म करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे? क्योंकि देखिए, खाना बनाने से लेकर, खाने से लेकर, पीने से लेकर, मतलब हर चीज़ों को लगाने तक हम इतना घिर चुके हैं इस मतलब दिखावे की दुनिया में कि हमें पता ही नहीं चल रहा है कि हम मैं बिल्कुल करवाऊंगी डॉक्टर साहब, मैं बिल्कुल करवाऊंगी। और मैं तो लोगों को भी यही कहूंगी, जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, हम उनका ज्ञान वर्धन जो हम कर रहे हैं, हम उनसे यही कहेंगे कि वो जरूर साल में 1 बार, बल्कि 6 महीने में 1 बार वो अपना पंचकर्म जरूर करवाएं। जी नेहा जी, जैसा कि आपने अभी मेरे से दूसरा प्रश्न करा कि ये जो पंचकर्म है, शोधन है, ये बेसिकली इसकी वैज्ञानिक भाषा या परिभाषा शास्त्रों में क्या है, आयुर्वेद की दृष्टि से क्या है? तो नेहा जी, आयुर्वेद में ना 2 तरह की चिकित्सा बताई गई है ना। जो भी एक आयुर्वेद का छात्र होगा या आयुर्वेद की अच्छी समझ रखता हुआ डॉक्टर, वैद्य है, उसको पता है कि बिना शोधन चिकित्सा के शमन चिकित्सा नहीं हो सकती। तो जो 2 तरह की चिकित्सा मैंने बताई, एक होती है आयुर्वेद के अंदर शोधन चिकित्सा और एक होती है शमन चिकित्सा। तो शोधन चिकित्सा मतलब देखो ना, एक बड़ा इस शब्द पे ही ना बड़ा मतलब एक हास्यात्मक है। ये सिर्फ मैं एक वैसे ही बता रहा हूँ, शोधन मतलब धन को शो करिए तभी आपका पंचकर्म हो पाएगा, है ना। तो शोधन मतलब, क्योंकि ये क्या है ना, वैसे अगर हम देखें तो ये महंगी चिकित्सा है, लेकिन शोधन का वो मतलब नहीं है। शोधन का मतलब है कि बीमारी को जड़ से खत्म कर देना, जितने भी हमारे अंदर जो संचित दोष हो चुके हैं। क्योंकि देखो, आयुर्वेद के अंदर ना वात पित्त कफ का सिद्धांत है, दोष हैं, मल हैं। तो जब भी वो विषम अवस्था में होंगे, दोष अगर साम्य अवस्था में रहेंगे तो हमारा शरीर ठीक रहेगा। अगर दोष विषम अवस्था में होंगे, धातुओं की क्षय वृद्धि होगी, है ना, तो हमारा शरीर जो है वो बीमारियों से घिरता चला जाएगा। तो पंचकर्म में हम क्या करते हैं, जितने भी टॉक्सिन्स हैं, जो दोषों की विषम अवस्था है, दोषों को साम्य अवस्था में लाने के लिए जिस प्रोसेस को हम करते हैं उसको हम शोधन कहते हैं। इसमें दोषों को हम बाहर निकाल देते हैं, दबाते नहीं है, है ना। जब हम दवाई लेते हैं, दर्द हुआ तो उसको हम दबा देते हैं। दवाइयाँ जो हैं उसको हम शमन, दवाइयाँ को, एलोपैथिक दवाइयाँ होती हैं, वो सिर्फ हमारी बीमारी को या फिर हमारी प्रॉब्लम्स को वो रोक देती हैं फॉर द टाइम बीइंग। हाँ, वो एक सिम्प्टोमेटिक चिकित्सा है, उस पर हम नहीं जाएंगे। तो ये 2 तरह की है, शोधन चिकित्सा और शमन चिकित्सा आयुर्वेद के अंदर। शोधन चिकित्सा दोषों को साम्य अवस्था में लाना और जो एक्सेस दोष हैं उनको शरीर से बाहर निकाल देना,
मतलब बाहर ही निकाल देना, जड़ से ही खत्म कर देना। और शमन चिकित्सा जो होती है, दवाइयों का हम जो यूज करते हैं, तो वो हमारी शमन चिकित्सा होती है। मैं आपको बताऊं नेहा जी, चरक ने ना अपने सूत्र स्थान के 16वें अध्याय में एक बड़ा ही सुंदर श्लोक कहा है। क्या कहा है? दोषा कदाचित कुप्यंती जिता लंघन पाचने जयतु शोधनेश्याम ना तेषाम पुनर्दुर्भव। यानी कि इसका क्या वैज्ञानिक मतलब है कि उपवास है ना, उपवास जो होता है ना, उपवास से या लंघन, या जिसे हम उपवास को हम लंघन कहते हैं बेसिकली, तो उपवास से या दवाइयों से दोषों को शांत किया जा सकता है। दोषों को जो है उसके बाद दोष कभी भी द्वारा से बीमारी आ सकती है, लेकिन संशोधन यानी कि पंचकर्म के द्वारा जिन दोषों को हम जड़ से बाहर निकाल देते हैं, उसमें बीमारी के द्वारा आने की, पुनः उसके होने की संभावना बहुत ही कम होती है या नहीं होती है। तो कितना कितना सुंदर वर्णन है कि उपवास, क्योंकि आपको पता ही है कि जब हम उपवास करते हैं, व्रत करते हैं, तो आधी बीमारी उसी से ठीक हो जाती है। तो उपवास या दवाइयों से हम सिर्फ मतलब उन चीज़ों को कुछ समय तक के लिए ठीक कर सकते हैं, लेकिन शोधन से हमेशा के लिए हम बीमारियों को अपनी लाइफ से बाहर कर सकते हैं। तो आप सोचिए कि मतलब कितना वैज्ञानिक जो है बात आचार्य चरक ने कही, और इसकी इसी श्लोक के अंदर इसकी जो है इंपॉर्टेंस पता चल जाती है कि पंचकर्म की क्या इंपॉर्टेंस है। अब आपके मन में ये क्वेश्चन, अभी आपने जी उससे पहले अभी आपने उपवास की बात करी, तो मेरे मन में एक आया सवाल कि क्या पंचकर्मा में भी जब वो ट्रीटमेंट चलता है तो क्या आप लोग उपवास का सलाह देते हैं? नहीं, उपवास एक के ऊपर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे नेहा जी, तब हम इसकी बात करेंगे। उपवास की हम इसमें सलाह नहीं देते। पंचकर्म के अंदर ना बेसिकली हमने इसको ना तीन स्टेप में बांटा हुआ है। एक होता है पूर्व कर्म, एक होता है प्रधान कर्म, और एक होता है पश्चात कर्म। अब पूर्व कर्म, प्रधान कर्म, पश्चात कर्म को मैं बड़े आसान तरीके से समझाऊं तो सपोज करिए आपके घर में कोई इवेंट है ना, सपोज करिए आज किस तारीख को कोई इवेंट है, तो वो हो गया हमारा प्रधान कर्म। और उससे पहले आप तैयारी करते हैं, कैसे होगा, क्या होगा, ये होगा, वो होगा, जो भी तैयारी करते हैं वो आपका हो गया पूर्व कर्म। और फिर इवेंट होने के बाद में जो भी सफाई है, ये है, वो है, सारा उसको पैकअप जो हम करते हैं, तो वो हो गया पश्चात कर्म। इस तरह से ही हमने भी जो है, हमारे ऋषि मुनियों ने जो है पंचकर्म को 3 कर्मों में बांटा हुआ है। एक होता है पूर्व कर्म, एक होता है प्रधान कर्म, और एक होता है पश्चात कर्म। पूर्व कर्म में हम क्या करते हैं, जब विशोधन कराना हो तो पहले ना, क्योंकि टॉक्सिन्स हैं, तो सबसे पहले हमारा गट क्लियर होगा, क्योंकि चरक ने क्या कहा कि उदर ही सभी रोगों का कारण है। पेट जो है ना, उसी से ही सारी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। अगर हम पेट हमारा ठीक रहेगा तो हम काफ़ी बीमारियों से बचे रहते हैं। तो सबसे पहला ही हमारा क्या काम होता है पूर्व कर्म में हम दीपन पाचन और स्नेहन स्वेदन देते हैं, है ना। तो दीपन पाचन के अंदर हम कुछ पेट को, बाउल को क्लियर करने वाली दवाइयाँ देते हैं। फिर स्नेहन भी बाह्य अभ्यंतर अलग अलग तरह के होते हैं। फिर हम स्वेदन देते हैं। फिर उसके बाद में जो मेन कर्म है, अब 5 कर्म है ना, नाम से ही क्लियर हो रहा है 5 कर्म। तो 5 कर्म में हाँ एक आता है बमन, है ना, जिसमें हम इंड्यूस्ड शब्द यूज कर रहा हूँ कि हम करवाते हैं, है ना। तो शरीर के अंदर जो कफ दोष है उसको बाहर करने के लिए, कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम से को दूर करने के लिए जो हम बमन करवाते हैं, है ना। उसके बाद में सेकंड बनाता है विरेचन। तो इसमें भी हम इंड्यूस्ड जो है लूज मोशंस के थ्रू मैं कहूँ, है ना, या मोशंस के थ्रू, हाँ, पेट के जितने भी पित्त से संबंधित रोग हैं उनको हम बाहर निकालते हैं शरीर से। तीसरा जो है बस्ती आती है। अब बस्ती जो होती है ना, ये वात को नियंत्रित करती है, क्योंकि आयुर्वेद के अंदर वात पित्त कफ का ही सिद्धांत है। तो वात को जो नियंत्रित करती है ना, जितने भी नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, वात से रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं, है ना, वो उसके लिए हम बस्ती चिकित्सा करते हैं। और आयुर्वेद के अंदर तो मैं आपको कहूँ नेहा जी, बस्ती को ना अर्ध चिकित्सा कहा गया है, कि आधी चिकित्सा जो है वो बस्ती अगर कर दी तो समझ लीजिए कि आधी चिकित्सा हो गई उसकी। तो वात को, क्योंकि वात ही आयुर्वेद के अंदर प्रधान है, तो उसके लिए एक बड़ा ही प्यारा श्लोक भी है कि पित्त पंगु कफ पंगु पंगुवो मल धातुवे वायुना यत् नियते तत्र गजंती मेघवता, कि पित्त भी पंगु है,
कफ भी पंगु है, और बात जो है ना वही शरीर में दोषों का कारण है। जैसे हवा जो होती है ना वो बादलों को जहाँ भी ले जाएगी और बरसा देगी तो वहाँ पे वो बरस जाएंगे, वैसे ही दोषों को जो है वो बात अपने तरीके से जहाँ भी ले जाएगा वहाँ पे वो कुपित कर देगा। ठीक है, तो ये बस्ती हो गया। फिर तीसरा जो आता है, चौथा जो आता है वो हमारे पास आता है नस्य। आपने देखा होगा नाक में ड्रॉप्स जो हम डालते हैं, है ना, तो क्योंकि नासा ही शीर्षोद्वारम, ऐसा आचार्यों ने कहा ना, तो सिर और श्वसन तंत्र और ऊर्जत्रु से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, ब्रेन से रिलेटेड, आंखों से रिलेटेड, कान से रिलेटेड, है ना, तो गले से ऊपर रिलेटेड जितने भी हमारी डिसऑर्डर्स होते हैं, ऊर्जत्रु विकार जितने भी होते हैं, उनमें हम नस्य चिकित्सा जो है वो कराते हैं। और भी कईयों में आपने कोविड काल में देखा होगा, है ना, अनु तेल के साथ में नाक के अंदर ड्रॉप्स डलवाते थे, बादाम रोगन की डलवाते थे। तो जितने भी श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उसमें हम नस से करवाते हैं। और एक आजकल ट्रेंड में भी है रक्त मोक्षण, है ना, आपने देखा होगा वीडियोस में कोई ब्लड निकाल रहा है, कोई जोक लगा रहा है, जलोका को लगा रहा है, कोई श्रृंगी से खून को निकाल रहा है। तो शरीर से दूषित ब्लड को बाहर निकाल कर, है ना, जो शरीर को बैलेंस करा जाता है ना, बहुत से ऐसे रोग हैं जो रक्त की दृष्टि से होते हैं, जो ब्लड प्यूरिफायर भी हम लेते हैं दवाइयाँ, तो ये शरीर से दोष को बाहर निकालना, क्योंकि शोधन चिकित्सा है ही ये कि शरीर से दोष को बाहर निकालना, तो ये रक्त मोक्ष हो गया। तो ये 5 तरह की जो है इसमें नेहा जी जो है वो पंचकर्म के अंदर मेन थेरेपीज आती हैं, और बाकी छोटे छोटे बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं, उसके हम आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। तो पंचकर्म तो यहाँ पे हो गया, है ना, उसके बाद में फिर हम ससर्जन कर्म कराते हैं, उसकी हम अब आगे बात करेंगे। जी नेहा जी। डॉक्टर साहब, जैसा कि हम चल रहे थे टॉक्सिन्स पर बात कर रहे थे, तो टॉक्सिन्स को आप कैसे परिभाषित करेंगे? वो जब हमारे बॉडी में अंदर जाते हैं तो क्या होता है उससे, ये मैं जानना जी। हाँ बिल्कुल, ये बहुत ही एक मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ये टॉक्सिन्स हैं क्या, है ना। तो बॉडी के अंदर ना इन टॉक्सिन्स को जो है वो हम आम कहते हैं। अब आम खाने वाला आम नहीं है, ठीक है। जब हमारी अग्नि, है ना, जब हमारी डाइजेशन और मेटाबॉलिक फायर होती है, जब हम कुछ खाते हैं शरीर में पचता है ना, तो उसके बाद में जो अनपची चीज़ें होती हैं, है ना, कुछ मिलावटी और हमारी लाइफस्टाइल की वजह से जो हमारी डाइजेशन पावर कमज़ोर हो जाती है, तो वो चीज़ों को पूरा पचा नहीं पाती, और वो पचा हुआ हिस्सा सड़ने लगता है, उसी को जो है वो हम आम रस कहते हैं। तो और अगर हम आज की बायोमेडिकल भाषा में समझें तो ये आम कुछ भी नहीं है, बल्कि जो बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स हैं, AGEs, है ना, जिसे हम कहते हैं कि एडवांस्ड ग्लाइकेशंस एंड प्रोडक्ट्स हैं, या जो एंडोटॉक्सिन्स हैं, है ना, जो ये वही है। ये जब हम आम हमारे शरीर के माइक्रो चैनल्स को, जो हम स्त्रोतस कहते हैं आयुर्वेद में, सेल्स में जो होता है उन स्त्रोतस को ब्लॉक करता है या सेल्स के अंदर जमा हो जाता है, तो उस सेल्स तक जो है वो प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाती, प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं हो पाती, उस सेल को जो चाहिए वो नहीं मिल पाता, और सेल धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाता है। अगर ये जो आम है ना नेहा जी, ये जोड़ों में चला जाएगा तो हमें आम बात यानी कि रोमेटॉइड आर्थराइटिस हो जाएगा, गठिया की दिक्कत हो जाएगी। अगर ये हमारी धमनियों में चला जाएगा तो हार्ट ब्लॉकेज की प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। और बहुत सारे रिसर्च पेपर्स अगर मैं देखूं, आपको मैं बताऊं, तो उनके अंदर ये पब्लिश्ड है, आप भी नेट पे इसको पढ़ सकते हैं कि पंचकर्म के पूर्व कर्म, मात्र पूर्व कर्म, स्नेहन और स्वेदन मात्र से ही शरीर के डीप टिश्यूज में जो लिपोफिलिक टॉक्सिन्स हैं वो सेलुलर लेवल से ढीला होकर हमारे जीआईटी ट्रैक्ट तक आ जाते हैं, और जब वो जीआईटी ट्रैक्ट पर आ जाते हैं फिर हम जो भी बमन विरेचन, है ना, बस्ती कराना है तो उसको हम फिर शरीर से बाहर निकाल देते हैं। उसके हम आने वाली वीडियोस में बात करेंगे, स्नेहन क्या होता है, स्वेदन क्या होता है। मैं बता दे रहा हूँ, हम लगभग 40 से 50 वीडियोस जो हैं, पॉडकास्ट की वीडियोस जो हैं आपके लिए लेके आएंगे। तो मेरे दर्शकों से ये अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, क्योंकि ये
जानकारी ऐसी है जो आपको किसी और प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलने वाली है। तो व्यूवर्स, आपने सुना, डॉक्टर साहब ने अभी अभी कहा कि 50 से 60 टॉपिक हम सिर्फ पंचकर्मा पर लाएंगे, और ये सब हम आपके लिए ही कर रहे हैं, आप ही को अवेयर करने के लिए कर रहे हैं, आप ही के डिमांड पे हम ये कर रहे हैं। तो जल्दी जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और आगे ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ उनका भी ज्ञानवर्धन हो। और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहें। तो डॉक्टर साहब, ये जो आपने बताया वो कमाल का साइंस है। लोग अक्सर ये सोचते हैं कि जब हमें कोई बीमारी होगी तब हम जाएंगे, तब हम पंचकर्मा करवाएंगे, लेकिन आपकी बातों से साफ लग रहा है कि आज के डेट में जो व्यक्ति हेल्दी भी दिख रहा है उसके अंदर भी टॉक्सिन जमा हो रहे हैं। तो क्या कहेंगे आप इस पर? बिल्कुल नेहा जी, आयुर्वेद का ना परम उद्देश्य ही यही है कि प्रयोजनम चास्य स्वस्थस्य स्वस्थ रक्षण आतुरस्य विकार प्रशमनम च। चरक ने अपने सूत्र स्थान के 30वें अध्याय में बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि आयुर्वेद का एकमात्र लक्ष्य है स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा और रोगी व्यक्ति के रोग को ठीक करना, रोगी व्यक्ति के रोग को दूर करना, है ना। तो स्वस्थ व्यक्ति में आपका मतलब है कि जो हम स्वस्थ अगर हैं, हमें कोई किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, तो भी हम जाके पंचकर्मा करवा सकते हैं। जी जी नेहा जी, बिल्कुल। जैसे आपने वीडियो की स्टार्टिंग में ही बात करी थी कि जैसे हम गाड़ी की सर्विस तो हर 10,000 5,000 किलोमीटर पे करवाते हैं, क्या हम अपने शरीर की कभी सर्विस कराते हैं? तो ये शरीर की सर्विस ही है कि जब तक हमें कोई बीमारी नहीं है तब फिर हम क्यों जाएं? जाने की जरूरत ही क्या है? जी लोग तो अक्सर यही सोचते हैं। हाँ, इसीलिए हम गहरी और बहुत ही डीप बीमारियों के साथ में, बहुत ही भयंकर बीमारियों के साथ में घिर जाते हैं, और बाद में उससे 50 गुना ज़्यादा, मैं कहूँ 500 गुना ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है, और फिर हम ना हमारा शरीर वैसा हम वापिस पाते हैं, और ना ही उस बीमारी को जड़ से ख़त्म कर पाते हैं। तो कितना अच्छा हो नेहा जी अगर हमें बीमारी ही ना हो, और अगर हम साल में 1 बार 2 बार समय निकाल के थोड़ा देखिए ना, पंचकर्म में जब आप पंचकर्म करवाएंगे ना, आप सोचिए आप समाज से, अपने परिवार से, अपनी चिंताओं से 10 दिन के लिए अलग हो जाते हैं। जब आप एकांत स्थान पे आते हैं तो सुबह आपका योगा का सेशन भी होता है, आपको मेडिटेशन भी कराई जाती है, आपको सात्विक आहार दिया जाता है, और आपके शरीर की शुद्धि भी कराई जाती है। तो जो हम फ़ोन की आदत पड़ गई है, सोशल मीडिया की आदत पड़ गई है, हम घर के ही उसमें इतना मतलब जो है वो परेशान हो गए हैं, तो उन सब से भी हमें जो है निजात मिलती है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे शारीरिक और मानसिक दोनों ही चीज़ों को बैलेंस करते हैं, और आज के समय में ये बहुत ही ज़रूरी है नेहा जी। मुझे लगता है कि आप भी इस चीज़ को, और हमारे व्यूअर्स भी इस चीज़ को समझते हैं कि हम जाने अनजाने में, स्ट्रेस में, मानसिक विकारों से भी आज घिरते चले जा रहे हैं, चाहे हम कितने भी साधन संपन्न क्यों ना हो। हमें शारीरिक तौर के साथ साथ में मानसिक तौर पे भी पंचकर्म की उतनी ही ज़रूरत है जितने की आज के टाइम में भोजन की जरूरत है। तो और आप सोचिए ना नेहा जी, जब किसी को कैंसर हो जाता है क्या वो ठीक हो पाता है? जब किसी को कोई ऑटोइम्यून बीमारी हो जाती है क्या वो ठीक हो जाती है? क्या जब किसी को बीपी हो जाता है क्या वो ठीक हो पाता है? जब किसी को ब्लड प्रेशर या डायबिटीज हो जाता है तो क्या वो ठीक हो पाता है? किसी भी बीमारी को आज की मॉडर्न साइंस जो है वो परमानेंट ठीक नहीं कर पाई है, हम सिर्फ उसको मैनेज करते हैं। तो कितना अच्छा हो अगर हम इन बीमारियों से दूर रहें। तो इसलिए हमें करवाना चाहिए, और स्वस्थ व्यक्ति को तो जरूर कराना चाहिए। अगर स्वस्थ व्यक्ति कराएगा तो वो अपनी बायोलॉजिकल एज को भी बढ़ा लेगा, और वो जितनी भी बीमारियां हैं, चाहे कोई भी बीमारी है, उससे वो दूर रहेगा। इसलिए स्वस्थ व्यक्ति को तो मुझे लगता है ज्यादा जरूरत है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हम क्यों बीमारी को निमंत्रण दें, हम पहले ही क्यों ना जाके करवा लें। और जी मतलब आग लगने पर कुआं खोदने से अच्छा है कि हम पहले ही ऐसे सुधार अपने जीवन में कर लें कि बीमारी की जरूरत ही ना पड़े। वो वही है ना कि बड़े बड़े कैंसर अस्पताल खोलने से नहीं होगा, उससे बचा कैसा जाए, उससे उस बीमारी को दूर कैसे रखा जाए, इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। इसलिए नेहा जी हर व्यक्ति को अपना पंचकर्म कराना चाहिए। लेकिन मैं फिर
बड़ा पूरी पूरी जोर आवाज से कहूंगा कि पंचकर्म सिर में तेल गिराना नहीं है, शरीर को मालिश करना नहीं है। पंचकर्म अपने आप में एक बहुत बड़ी साइंस है और पंचकर्म के जो प्रोसीजर हैं वो व्यक्ति की प्रकृति, काल, देश, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उसके आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। उसके अंदर सभी को सेम ऑयल नहीं यूज किया जाता, सभी को सेम घृत नहीं यूज किया जाता, सभी को सेम दवाई नहीं यूज की जाती। सबकी तासीर के हिसाब से, प्रकृति के हिसाब से, शरीर के हिसाब से, वय के हिसाब से, आयु के हिसाब से सबका अलग अलग पैरामीटर होता है। तो जब भी आप पंचकर्म कराएं तो किसी एक्सपर्ट से इसकी राय लें और एक्सपर्ट की देख रेख में ही कराएं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने जो समझाया मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गया और हमारे व्यूअर्स को भी बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मेरा अगला सवाल अब आपसे यही है कि क्या बच्चों को भी पंचकर्म कराया जा सकता है? क्योंकि आज के समय की अगर हम बात करें तो बच्चे भी तो उसी माहौल में सांस ले रहे हैं, वही खा पी रहे हैं जो बिल्कुल बीमारियों की वजह है, जैसा कि आपने अभी बताया। तो क्या बच्चों को भी पंचकर्मा कराया जा सकता है? नेहा जी, आचार्यों ने बच्चों और बूढ़ों के लिए स्पष्ट और सुरक्षित गाइडलाइंस उस समय में ही दे दी थी। सामान्य तौर पर जो है 10 से 17 वर्ष के उम्र तक के जो बच्चे होते हैं उनमें हम बड़ा तीक्ष्ण या मतलब बड़ा जो एडवांस्ड पंचकर्म होता है वो नहीं करवाते हैं जब तक कि उन्हें कोई गंभीर बीमारी ना हो। और पंचकर्म तो नेहा जी जब बच्चा पैदा होता है ना तभी से ही करा देते हैं। अब आप सोचेंगे कैसे, तो वो घुट्टी जो वो जो शहद चटाते हैं ना, हाँ वो हुआ है ना, वो पंचकर्म का ही एक पार्ट है। मालिश बच्चे की करते हैं, वो पंचकर्म का ही एक पार्ट है ना। दवा मेडिसिनल प्रॉपर्टी से युक्त बच्चे को नहलाते हैं, है ना। हमारे तो हिमाचल में आज भी ये सारी चीजें बड़ी मतलब एक व्यवस्थित वे में होती हैं। तो पंचकर्म तो हम बच्चे का शुरू से ही कर रहे हैं। यहाँ भी होता है, यहाँ भी होता है, यहाँ इधर भी होता है डॉक्टर साहब। वो नीम के जो 6 दिन बाद जो नहलाया जाता है बच्चे को, नीम के पानी से ही पहली बार नहलाया जाता है, ऐसा नियम है जी। वो छोटे छोटे प्रोसीजर जो है ना पंचकर्म के ही प्रोसीजर्स हैं। और मतलब अब तो चलो ये मतलब हम कुछ लाल तेल या इस तरह से कराते हैं, लेकिन आयुर्वेद के अंदर बच्चों के लिए एक महान ऋषि हुए काश्यप ऋषि। काश्यप ऋषि ने बहुत सारे प्रोसीजर्स बताए हुए हैं। अभी मेरा ही एक छोटा सा बेबी हुआ है ना, तो उसको भी हमने जो है वो लाक्षा वलादी तेल से जो है अभ्यंग कराया। तो पता ही नहीं है समाज के अंदर कि किन चीज़ों को के साथ में हम बच्चों को जो है वो पंचकर्म करा सकते हैं। पंचकर्म का नाम ये नहीं कि बड़े बड़े प्रोसीजर, पंचकर्म हमारे जीवन में ही पंचकर्म है। अब हम आने वाली वीडियो में बात करेंगे तो आप हैरान होंगे कि पूरे दिन में ही हम 2-3 प्रोसीजर से या 3-4 प्रोसीजर खुद से ही कर जाते हैं और हमें पता ही नहीं होता है कि हम डेली ये कर रहे हैं। तो बच्चों के अंदर भी हल्के स्नेहन संवेदन, हल्की मालिश हुई, हल्की स्टीम हुई, है ना, हल्की हल्की मात्रावस्थियाँ हुई, है ना, ये सब करा सकते हैं। और अगर कोई बीमारी है तो किसी एक्सपर्ट के साथ में बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर्स हैं, जैसे मस्कुलर डिस्ट्रोफी है ना, बहुत सारी बच्चों की ऐसी बीमारियां हैं जिनका कोई इलाज आज की मॉडर्न साइंस में उपलब्ध नहीं है, लेकिन आयुर्वेद के अंदर उनका इलाज सदियों से वर्णित है। लेकिन ज़रूरत है रिसर्च की, ज़रूरत है विश्वास की, ज़रूरत है अच्छे डॉक्टर्स की, ज़रूरत है अच्छे प्लेटफॉर्म्स की। होता क्या है ना नेहा जी, आयुर्वेद के नाम पे इतनी ठगी है, आयुर्वेद के नाम पे इतनी लूट है कि कुछ भी लोग आयुर्वेद के नाम पर बेच रहे हैं, और ये वो लोग कर रहे हैं जिनका आयुर्वेद से कोई लेना देना ही नहीं होता है। अब मैं इस विषय पे नहीं जाऊंगा, हम अपने विषय पे ठीक है। तो बच्चों के अंदर हम जो है इस चीज़ को करा सकते हैं और कराना भी चाहिए। और हमारे सदियों से हमारी जो माताएं हैं, हमारी जो बहनें हैं, अपने बच्चों को पंचकर्म के छोटे छोटे प्रोसीजर्स घर में ही करा रही हैं। तो कराना चाहिए जी, करा सकते हैं डॉक्टर साहब। तो एक और इम्पोर्टेंट सवाल इससे जुड़ी हुई कि क्या कौन सा कोई सीजन इसके लिए बेस्ट होता है जी? किसी पर्टिकुलर सीजन में कराना चाहिए, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, आयुर्वेद ना पूरी तरह से प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने वाला विज्ञान है। आचार्य ने हमारी 6 ऋतुएं बताई हुई हैं, है ना।
तो पंचकर्म के अंदर भी विशेष ऋतुओं में दोषों के अनुसार सलाह दी जाती है। अभी मैं उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया ना कि वात पित्त कफ, ये 3 तरह के जो दोष होते हैं शरीर के अंदर होते हैं। तो बसंत ऋतु मई हमारा मार्च और अप्रैल के अंदर जो स्प्रिंग होती है, उसमें कफ दोषों को दूर करने के लिए जो होती है हम बमन कराते हैं। तो बमन के लिए जो सर्वश्रेष्ठ ऋतु है वो हमारी बसंत ऋतु कही गई है। इसी तरह से आजकल जो वर्षा ऋतु या प्राइवेट ऋतु जो अभी शुरू होगी, तो वात से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, है ना, उसको ठीक करने के लिए जो बस्ती के लिए सर्वश्रेष्ठ ऋतु कही गई है, वात विकारों से, नर्वस सिस्टम से, मस्कुलोस्केलेटल जितने भी डिसऑर्डर्स हैं, है ना, उनको ठीक करने के लिए बस्ती के लिए उपयुक्त जो ऋतु कही गई है वो आज की प्राइवेट ऋतु वर्षा ऋतु कही गई है। और पित्त से संबंधित प्रॉब्लम्स के लिए, रक्त से संबंधित प्रॉब्लम्स के लिए जो है ना, विरेचन कर्म हम कराते हैं, और रक्त मोक्षण उसके लिए जो है वो शरद ऋतु अक्टूबर नवंबर का जो है वो सीजन सबसे अच्छा रहता है। तो जब भी मोटा मोटा सा सिद्धांत है कि जब बहुत चीज पीक पे हो उस टाइम पे थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। जैसे वर्षा अगर बिल्कुल पीक पे है तो थोड़ा अवॉइड करें, ठंड बहुत पीक पे है तो थोड़ा अवॉइड करें, गर्मी बहुत पीक पे है तो थोड़ा अवॉइड करें। बाकी बीमारी के हिसाब से हम हर चीज कभी भी करवा सकते हैं, लेकिन वही है कि इसके लिए तो डॉक्टर साहब इसकी कोई खास वजह जो बहुत ही पीक पे सीजन हो तो अवॉइड करने की कोई खास वजह? उसको उसमें तो देखिए ना, उसकी कोई खास वजह ये नहीं होती है। जैसे सपोज करिए मैं गर्मी की ही बात करूं, है ना, तो गर्मी में बहुत ही गर्मी होगी तो पंचकर्म के अंदर अब मोस्टली हीट थेरेपीज होती हैं, तो स्ट्रोक होने का डर रहता है। ठंड है ना, तो हीट थेरेपीज है। बहुत ठंड होगी, हम अंदर तो टेम्परेचर मेंटेन कर पा रहे हैं, लेकिन बाहर जैसे ही वो आ रहा है तो वो ठंडा है मौसम, तो वो फिर गर्म सर्द, मतलब वो मेंटेन नहीं। अगर मेंटेन कर पाते हैं चीज़ों को तो हम करा सकते हैं, लेकिन वो मेंटेन व्यवहारिक प्रैक्टिकल तरीके से हो नहीं पाती। बारिश बहुत ही पीक पे, बाढ़ आई हुई है तो हम कैसे कराएंगे नेहा जी? तो इसलिए अति हाँ, उसमें ये चीज़ों का थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। बाकी ऋतु के हिसाब से इंपॉर्टेंस है, लेकिन आचार्यों ने साफ कहा कि स्वस्थ व्यक्ति को तो ऋतु के हिसाब से करना चाहिए, लेकिन अपने समय, अपने देश, अपने काल, अपनी प्रकृति जो हमारी तासीर है ना, उसके हिसाब से या कोई बीमारी के हिसाब से हम डॉक्टर की राय से इसको कभी भी करवा सकते हैं। वो फिर वैसा एक वो बना के हम करवा सकते हैं, लेकिन विशेष जो है बमन, विरेचन, बस्ती, रक्त मोक्षण जो है वो क्रमशः वसंत, वर्षा और शरद ऋतु में कराएं तो हमें अधिक लाभ होता है। जैसे डॉक्टर साहब, अब मेरा अगला सवाल ये है कि कोई भी व्यक्ति जब पंचकर्मा की ट्रीटमेंट से गुजर रहा होता है तो क्या उसके खाने पीने के मामले में भी विशेष ध्यान रखना पड़ता है? जैसे आमतौर पे कोई बीमारी होती है तो उसे परहेज बताया जाता है, तो क्या पंचकर्मा में भी परहेज बताया जाता है? मैं ये जानना चाहती हूँ। जी नेहा जी, इसको ना बड़े आसान शब्दों में समझते हैं। इसमें होता क्या है ना, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि हम अपने शरीर को क्या कर रहे हैं, रिबूट कर रहे हैं। अगर हम आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से कहें, अब शरीर से हमने टॉक्सिन्स निकाल दिए, हमने शरीर के अंदर सपोज करिए बमन कराया या विरेचन कराया, कोई बड़ा प्रोसीजर करवाया, है ना, तो उसके बाद में क्या होता है ना, शरीर की जो जठ अग्नि होती है ना, वो बहुत ही मंद हो चुकी होती है, बहुत ही ढीली हो गई होती है, बहुत ही मतलब कमज़ोर हो गई होती है जिसे मैं कहूँ। तो अगर हम एकदम से खाना खाएंगे ना तो वो शरीर उसको सहन ही नहीं कर पाएगा। जैसे एक जलती हुई बुझती आग पर अगर आप अचानक भारी लकड़ी डाल देंगे तो वो जलेगी नहीं, वो बुझ ही जाएगी। वैसे ही पंचकर्म के बाद में पाचक अग्नि बहुत ही कमजोर हो जाती है। इसलिए शुरुआत में जब पंचकर्म कराते हैं तो उसके बाद में हम ससर्जन कर्म, मैंने पहले बताया था ना, ससर्जन कर्म कराते हैं, जिसमें हम पेया देते हैं। पेया होती है चावल का पतला मांड, है ना। फिर हम बिलेपी देते हैं, मतलब उस थोड़ा पानी वो कम होता है और थोड़ा सा मांड बढ़ जाता है, थोड़ा और गाढ़ा हो जाता है। फिर पेया बिलेपी के बाद में हम यूश देते हैं, है ना, जिसे हम मूंग की दाल का सूप कहते हैं, है ना। तो पेया, बिलेपी, यूश, फिर कृत और अकृत मांसरस, जो मतलब नॉन वेजिटेरियन होते हैं उनमें देते हैं, और जो नहीं होते हैं तो हम उसके हिसाब से उनकी डाइट को प्लान करते हैं।
और फिर उसके बाद में फिर हम सामान्य भोजन पे लाते हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि आपकी शुद्धि किस तरह से हुई है। अगर शुद्धि 3 तरह की होती है, एक होती है जो है वो हमारी हीन शुद्धि, मध्यम शुद्धि और उत्तम शुद्धि। जैसे हम विरेचन की अगर मैं बात करूं तो अगर 30 बार मोशन हुआ है तो इसको हम बड़ी मतलब उत्तम शुद्धि मानते हैं। अगर मतलब लगभग 20 के आसपास हुआ है तो हम मध्यम सी मानते हैं, 10 के आसपास हो तो हम इसे हीन मानते हैं। तो फिर उसी हिसाब से 3 दिन पे जाना है, 5 दिन पे जाना है या 7 दिन तक उसका हमने सत्सर्जन करना है, तो वो थोड़ा सा हम ध्यान रखते हैं। बाकी क्या होता है ना नेहा जी, जब भी हमने शरीर की को डिटॉक्स करते हैं तो मैंने कहा कि एक तपस्या है। ये शरीर को टॉक्सिन्स तो बाहर निकालना ही है, लेकिन आत्मा को भी शुद्ध करता है। हमारे शरीर के अंदर सत्व रजतम रहते हैं, तो हम सात्विक भोजन के साथ में सात्विक विचारों को भी साथ में जो है शरीर के अंदर लाते हैं, और राजसिक और तामसिक जितने भी विचार हैं उसकी भी शुद्धि करते हैं। तो पंचकर्म जो है ना वो सिर्फ शरीर का नहीं होता, ये हमारे ब्रेन का, हमारी आत्मा का, हमारी एनर्जी का, ये अलग तरह का है। इसको सिर्फ हम इसको हम फील कर सकते हैं। इसको मैं अगर आपको कहूँगा, समझाऊंगा तो शायद उतना आपको नहीं समझ में आएगा। ये फील करने की चीज़ है, और ये कभी ना बड़े बड़े होटल्स में या बड़े बड़े उसमें नहीं होता। इसके लिए आपको अलग से, दुनिया से अलग होके किसी शांत जगह पे आना पड़ेगा। तो पंचकर्म के अंदर शरीर की ही नहीं, मन की, आत्मा की शुद्धि भी होती है। और डॉक्टर साहब, तो अब व्यूअर्स ये जरूर जानना चाहेंगे इतनी बातें सुनने के बाद कि ये पंचकर्मा इतना ज़रूरी तो है, तो इसका कॉस्ट पे अगर हम बात कर लें, लोगों को ये जानकारी दे दें अपने माध्यम से, तो लोग भी थोड़ा जानना चाहेंगे। अब आप समझ रहे हैं कि जी बिल्कुल नेहा जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल नेहा जी, आज का जो ट्रेंड है, अगर सबसे ज़्यादा मैंने आपको बताया ना कि अगर लूट किसी चीज में हो रही है तो आयुर्वेद में ही हो रही है। मात्र शरीर के अंदर ऑयल लगा देने से, सिर के ऊपर तेल गिरा देने से पंचकर्म नहीं हो जाता। और आप विश्वास नहीं करेंगे, सिर्फ इन्हीं चीजों का 4-4 हजार, 5-5 हजार पर डे, मैं कम बता रहा हूँ, कई बार जगह तो 10-10, 15-15, 20-20 हजार पर डे के हिसाब से लोग चार्ज कर दें। अच्छा, सिर्फ स्पा शिरोधारा जो आपने बताया, सिर्फ वो ट्रीटमेंट दे देने पर? जी बिल्कुल नेहा जी। जबकि ऑथेंटिक मैं अगर आपको बताऊं, आमतौर पर पंचकर्म जो है वो 7 दिन, 14 दिन या 21 दिन का होता है आपके समय के हिसाब से। लेकिन ऑन एन एवरेज 10 दिन, 10 से 12 दिन आप लेके चलिए कि इसमें चाहिए ही चाहिए होते हैं। अगर आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए तो 10 दिन जो होते हैं वो इसमें चाहिए ही चाहिए होते हैं। और ये अगर शहर की भीड़ भाड़ से दूर किसी एकांत जगह पे हो, जहाँ पे आपको मेडिटेशन के लिए भी समय मिले, यहाँ पे आपको योगा के लिए भी समय मिले, यहाँ पे आपको म्यूजिक के लिए भी समय मिले, यहाँ पे आपको अपने अंदर को जानने के लिए एकांत समय मिले, जहाँ पे शुद्ध सात्विक भोजन मिलने की गारंटी हो, वहाँ पे अगर हम करवाएं तो ये काफ़ी जो है वो लाभकारी रहता है। और अगर हम अपनी बात करें, मैं अपनी बात करूं तो इसकी कॉस्ट जो होती है ना नेहा जी, लगभग 1500 से लेके 2500 रुपये या 3000 रुपये पर डे के हिसाब से, जिसमें रहना, खाना, ट्रीटमेंट सब कुछ अवेलेबल होता है, यहाँ पे खड़ी होती है। और हेल्दी अगर मैं पर्सन की बात करूँ तो वो इतना ही खड़ा होता है। और बाकी बीमारी के हिसाब से कई बार इसकी कॉस्ट होता है ऊपर या नीचे हो सकती है। तो ऑन एन एवरेज अगर हम माने तो 1500 रुपये से लेके जो है 3000 रुपये तक जो पर डे इसकी कॉस्ट जो होती है वो काउंट होती है। और अगर आप लोकल हैं, आसपास में हैं, रह नहीं रहे हैं, तो ट्रीटमेंट अगर ले रहे हैं तो ये मात्र 300 से लेकर 1000 रुपये के बीच में भी अफोर्डेबल हो जाता है, क्योंकि इसमें जो ऑयल्स यूज होते हैं, हाँ, क्योंकि क्वालिटी के जो ऑयल होते हैं वो थोड़े से। ये बहुत अच्छी बात है डॉक्टर साहब, इसमें तो ये बहुत ज्यादा कुछ वो नहीं है कि बहुत लोग अफोर्ड नहीं कर पाए, क्योंकि ये हर व्यक्ति इजीली अफोर्ड कर पाएगा। ये बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट भी है
और बहुत अच्छा, मतलब इसका वो जो आपने बताया, फीस भी वगैरह भी बहुत ज्यादा नहीं है। अद्भुत डॉक्टर साहब, आज आपने पंचकर्म को लेकर जैसे कि हमारी आंखें ही खोल दी। जो लोग इसे सिर्फ एक लग्जरी स्पा या फिर टाइम पास समझते थे, आज उन्हें समझ में आ गया होगा कि हमारे आचार्य जो जैसे चरक, सुश्रुत और वाग्भट का दिया हुआ ये बहुत बड़ा वरदान है, वैज्ञानिक वरदान हम इसे कह सकते हैं, जिसकी आज की मिलावटी युग में सबसे ज्यादा जरूरत है। तो चलते चलते डॉक्टर साहब, आप दर्शकों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं बस आपको नेहा जी हमारे इस पॉडकास्ट के माध्यम से दर्शकों को यही संदेश देना चाहूँगा, यही कहना चाहूँगा कि शरीर ही हमारा पहला और आखिरी घर है। अगर हम स्वस्थ हैं तो हम अपने परिवार का, अपने बच्चों का, अपने माता पिता या हमारा जो भी दायरा है उनको हम संभाल के रख सकते हैं, उनकी हम सेवा कर सकते हैं, उनके लिए हम काम के हैं। लेकिन अगर हम बीमारियों से घिर जाते हैं तो हम अपने शरीर को तो कष्ट देते ही देते हैं, हम अपने बच्चों को, हम अपने माता पिता को, हम अपने परिवारजन को, सबको कष्ट देते हैं। और धीरे 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 हम आर्थिक बोझ में आकर आर्थिक संकट में भी आ जाते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि बीमारी आने का इंतजार क्यों करना है। कितना अच्छा होगा कि अगर हम पहले से ही अपने शरीर की सर्विसिंग समय समय पर करवाते रहें। और नेहा जी, आपने देखा ही होगा, अगर हम अपनी गाड़ी की सर्विस समय समय पर करवाते रहेंगे तो उतना खर्चा नहीं आता। जब कोई पार्ट खराब हो जाता है तो फिर वो बहुत बड़ा भयंकर खर्चा लेके आता है। ठीक वैसे ही जो है, अपने शरीर को, अपनी आत्मा को, अपने मन को, अपने दिमाग को शुद्ध रखने के लिए साल में 2 बार, संभव हो तो, अगर संभव नहीं है तो 1 बार पंचकर्म शोधन चिकित्सा ऑथेंटिक जगह पे, किसी भीड़ भाड़ वाली दुनिया से दूर जाकर शुद्ध सात्विक स्थान पर जरूर कराएं। तो नेहा जी, मेरा यही संदेश था। और बाकी मेरे दर्शकों से यही गुजारिश है कि पंचकर्म से रिलेटेड जितने भी विषय हैं, अब आने वाले पॉडकास्ट में हम इनके ऊपर बात करने वाले हैं। तो अगर आपकी जिज्ञासा है कि पंचकर्म में क्या क्या है और कैसे कैसे होता है और आज के साइंस के हिसाब से, शास्त्रों के हिसाब से ये कैसे काम करता है, तो मेरे साथ में और नेहा जी के साथ में बने रहिएगा। हम आपके लिए बिल्कुल साइंटिफिक, शास्त्रों में और जो एविडेंस बेस्ड बातें हैं वही रखेंगे। और मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले पॉडकास्ट में। नेहा जी, अगर कोई बात आपने दर्शकों के सामने रखनी हो तो उसको रखिएगा और अगले वीडियो में बात करेंगे पंचकर्म के अगले टॉपिक पे कि पूर्व कर्म क्या होता है, स्नेहन क्या होता है। जी डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। आप इस अमूल्य और आंखें खोल देने वाला ज्ञान आपने जो आज हमारे दर्शकों को दिया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों, ये था हमारे वेलनेस पॉडकास्ट का पंचकर्मा पे ये पहला एपिसोड। अगर आपको ये जानकारी वैज्ञानिक लगी हो, तार्किक लगी हो और दिल को छू देने वाली लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। हमारे चैनल वेलनेस पॉडकास्ट को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें ताकि लोग इस मिलावट के दौर में खुद को बचा सकें, सेव कर सकें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। तब तक के लिए और अपना पूरा भरपूर ख्याल रखें, सजग रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। अगले एपिसोड में मिलते हैं पंचकर्मा के ही टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।